कक्षा 10 का 12वां चैप्टर पढ़ेंगे जो कि व्रत से संबंधित क्षेत्रफल हैं। तो देखते हैं पहले व्रत क्या होता है, व्रत के क्षेत्रफल कौन से हमें ज्ञात करने हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो व्रत से संबंधित क्षेत्रफल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, मतलब व्रत से संबंधित, व्रत के बारे में जो भी बातें करेंगे वो व्रत के बारे में चलेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्रत क्या होता है। तो देखते हैं व्रत को। आप शुरू से छोटी क्लास से व्रत बनाते चले आ रहे हैं, उसी बात को हम एक भाषा में लिखेंगे जिसे हम बोलते हैं व्रत। तो यहाँ पर देखते हैं वह पथ जिस पर एक चलित बिंदु, एक दूसरे बिंदु से एक स्थिर बिंदु से सदैव समान दूरी पर चलता है, तो उस पथ को व्रत कहते हैं। इस चीज को कैसे समझेंगे जिससे हमें ये याद रहे। वह पथ जिस पर एक चलित बिंदु एक स्थिर बिंदु से सदैव समान दूरी पर चलता है, तो वह पथ व्रत कहलाता है, या उस पथ को व्रत कहते हैं। समझते हैं। हम क्या करते हैं, प्रकाल को यहाँ पर रख लें। प्रकाल को रखने के बाद पेंसिल की नोक को यहाँ पर रखते हैं। तो ये तो हमारा हो गया स्थिर बिंदु, और ये पॉइंट हो गया हमारा चलित बिंदु। जैसे ही हम पेंसिल को पेज पर रखते हैं तो वो तो चलित बिंदु हो गया। यहाँ पर प्रकाल की नोक को रखा जाता है, वो हमारा कहलाता है स्थिर बिंदु। जैसे जैसे हम पेंसिल को घुमाते हैं, तो हमारा क्या बनता है, व्रत। तो चलित बिंदु क्या है, चलित बिंदु ये है, ये स्थिर बिंदु से समान दूरी पर चलता है, चलते आता है। तो वह जिस पथ पर चलता है, ये पूरा का पूरा रास्ता, ये क्या कहलाता है, व्रत। व्रत के आपके उदाहरण देखिए, रिंग, साइकिल का पहिया। आप सिक्का इसमें नहीं ले सकते। सिक्का एक प्लेट होता है, वो एक व्रत के श्रेणी में नहीं आता है। अंगूठी है, ये आप बोल सकते हैं, चूड़ियां हैं, ये आपके व्रत में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मेन चीजें हैं, चलित बिंदु हमारा होता है पेंसिल वाली नोक, वो चलती है वो, ठीक है। वह बिंदु चलता रहता है, तो वो चलित बिंदु है। और स्थिर बिंदु होता है प्रकाल का नोक, जिसे बोलते हैं स्थिर बिंदु। अब स्थिर बिंदु को कहा जाता है, स्थिर बिंदु को केंद्र कहते हैं, स्थिर बिंदु को केंद्र कहते हैं। इसके बाद चलित बिंदु हमारा चलता रहता है। अब आगे देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। व्रत समतल को तीन भागों में विभाजित करता है। हम धीरे धीरे टॉपिक को बढ़ाते चलेंगे, धीरे धीरे समझते चलेंगे और हम एरिया पर आएंगे। व्रत समतल को तीन भागों में विभाजित करता है। कौन कौन से भाग हैं ये देखते हैं। पहला, जैसे आप ये देखें, इस बोर्ड को आप प्लेन माने, मतलब प्लेन माने समतल। तो हमने जैसे ही इसको खींचा तो इसके तीन भाग हो गए। तीन भाग कौन कौन से,
एक है अंदर वाला भाग जिसे बोलते हैं अभ्यंतर भाग, जिसे बोलते हैं हम अभ्यंतर भाग, अभ्यंतर भाग या फिर आंतरिक भाग, आंतरिक भाग। दूसरा हमारा पॉइंट रहता है खुद वृत्त, मतलब बाउंड्री, बाउंड्री ये आपका खुद वृत्त, तो एक तो हो गया वृत्त। तीसरा तीसरा आप बोलेंगे बाहरी भाग, इस वृत्त के बाहर वाला भाग, इसे बोलते हैं बाहरी भाग। अब इसमें कैसे पता चले, कुछ पॉइंट हम लिख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा जेड, तो जेड वृत्त के बाहरी भाग में है, ओ केंद्र वृत्त के आंतरिक भाग में है, पी वृत्त के आंतरिक भाग में है। अगर कोई बच्चा इस बाउंड्री पर ही बैठा हुआ है, जैसे मान लिया ए, जेड एक ही जगह बैठेगा, इसलिए यहाँ पर Z1 कर देते हैं, Z1। यहाँ पर कर लेते हैं हम P, यहाँ पर लिख लेते हैं Z। जो भी बिंदु आपके आते हैं वो हमेशा कैपिटल में आते हैं। पॉइंट्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। तो ये आपको ध्यान करना है कि पॉइंट जितने भी आएंगे वो कैपिटल ही लिखने हैं आपको। तो बिंदु आपका ये केंद्र क्या रहेगा, किस पर रहेगा, आंतरिक भाग में रहेगा। अब दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, केंद्र वृत्त का भाग होता है या नहीं, तो आप बोलेंगे हाँ। अगर आपसे कोई पूछे केंद्र वृत्त का भाग होता है तो हाँ, लेकिन कृत केंद्र, इंपोर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट है, केंद्र वृत्त का भाग होता है, केंद्र वृत्त का भाग होता है, लेकिन केंद्र का बिंदु नहीं, लेकिन केंद्र का बिंदु, केंद्र वृत्त का बिंदु नहीं, केंद्र वृत्त का बिंदु नहीं है, नहीं। ये आपको समझना है। क्यों नहीं है केंद्र वृत्त का बिंदु, क्योंकि वृत्त का बिंदु क्या होते हैं, ये वाली लाइन होती है वृत्त, ये वाली, इस पर केंद्र नहीं होता, तो केंद्र वृत्त का बिंदु नहीं होता, लेकिन वृत्त का भाग होता है। भाग तो है, आंतरिक भाग है, तो आंतरिक भाग में मिलता है केंद्र, तो केंद्र वृत्त का आंतरिक भाग में तो है, तो इसलिए भाग में तो है, लेकिन केंद्र वृत्त का बिंदु नहीं है, क्योंकि वृत्त का बिंदु तो ये होते हैं, तो इस पर थोड़ी ना होता, तो आंतरिक भाग में होता है। तो आपको ये समझना है, केंद्र वृत्त का भाग होता है, लेकिन केंद्र वृत्त का बिंदु नहीं होता है। तो इतना हमने देखा। इसके बाद में हम इसे हटाने के बाद दूसरा टॉपिक देखते हैं इसी में, तो उसे समझते हैं, उसके बाद हम क्षेत्रफल पर चलते हैं। तो हमने देखा वृत्त, वह पथ जिस पर एक चलित बिंदु एक स्थिर बिंदु से सदैव समान दूरी पर चलता है, उस पथ को हम वृत्त कहते हैं। दूसरा हमने देखा वृत्त समतल को तीन भागों में बांटता है। जैसे आप किसी समतल पर वृत्त खींच दोगे या किसी चूड़ी को रख दोगे तो उसके तीन भाग हो जाएंगे। कौन कौन से, अभ्यंतर भाग, वृत्त और बाहरी भाग, तो ये आपके तीन भाग रहेंगे। दूसरी बात, स्थिर बिंदु को केंद्र कहते हैं। केंद्र वृत्त का भाग होता है, भाग होता है मतलब आंतरिक भाग में मिलता है इसलिए, लेकिन केंद्र वृत्त का बिंदु नहीं होता। तो इस बात का हमें फोकस करना है, ध्यान रखना है अच्छे से। चलो आगे देखते हैं आगे की परिभाषाएं, जिससे हम टेंशन ना ले बाद में क्या क्वेश्चन पूछता है। तो धीरे धीरे हमें टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए, एक एक पॉइंट पता होना चाहिए। चलो देखते हैं, जिसको भी लिखना हो तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है थोड़ा बैक करने के बाद में वीडियो को। अब हम देखते हैं केंद्र के बाद में हम देखते हैं त्रिज्या। त्रिज्या, अब त्रिज्या की परिभाषा क्या होती है ये देखते हैं। तो त्रिज्या वह रेखाखंड जो केंद्र को वृत्त के किसी बिंदु से मिलाए, वह रेखाखंड, वह रेखाखंड जो वृत्त के किसी बिंदु को, वृत्त के किसी बिंदु को, वृत्त के किसी बिंदु को केंद्र से मिलाता हो, केंद्र से
मिलाता हो वह रेखाखंड त्रिज्या कहलाता है। वह रेखाखंड त्रिज्या कहलाता है। ठीक है नहीं? मतलब ये आपका केंद्र, और केंद्र को वृत्त के किसी बिंदु से मिला दिया। मान के चलो यहाँ पे बैठा हुआ है आपका सी, तो O केंद्र है, सी आपका क्या है, वृत्त का बिंदु। तो इन दोनों को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो आपका क्या कहलाता है, त्रिज्या। अब हम आगे देखते हैं त्रिज्या के बाद में हमारे धीरे धीरे पॉइंट बढ़ाते जाएंगे हम। फिर हम देखते हैं जीवा। त्रिज्या के बाद में आता है जीवा। और जीवा को समझना भी, जैसे त्रिज्या इंपोर्टेंट है वैसे ही जीवा भी इंपोर्टेंट है। तो जीवा क्या कहलाती है, वह रेखाखंड जो वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाता हो। वह रेखाखंड जो वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाता हो, वह रेखाखंड फिर जीवा नाम हो जाता है। देखते हैं, वह रेखाखंड जो वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाता हो, तो वह रेखाखंड जीवा कहलाता है। तो इस बात को हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है। कोई भी दिक्कत हो आप टाइप करें मैसेज में, इफ यू हैव एनी डाउट देन टेल मी बाय राइटिंग अ मैसेज इन इनबॉक्स। तो त्रिज्या हमने देखा, जीवा देखा। जीवा क्या है, केंद्र को वृत्त के किसी बिंदु से जोड़ने वाला रेखाखंड। यहाँ पर क्या है, वह रेखाखंड जो वृत्त के दो बिंदुओं को, जैसे यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, तो इसको मिलाने वाला जो रेखाखंड है, तो ये आपका जीवा हो गया। मान लीजिए यहाँ पर डी बैठा हुआ है, यहाँ पर ई बैठा हुआ है, तो ये हो गया आपका डी ई। कैसे भी हो सकते हैं, टेढ़ी मेढ़ी कैसे जाके, बस दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड होना चाहिए। जो दो बिंदु किसके होने चाहिए, वृत्त के होने चाहिए। तो वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो आपका क्या कहलाता है, जीवा कहलाता है। आगे हम देखते हैं जो हमारे काम आने वाला है, जो 12th चैप्टर में काम आएगा, वो हमारे होते हैं त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। तो उससे पहले एक चीज और लिख लेते हैं, जिसे बोलते हैं चाप। जिसे हम बोलते हैं चाप। ये चाप क्या चीज होती है, वृत्त का टुकड़ा, वृत्त का भाग कर सकते हो या टुकड़ा कह सकते हो, टुकड़ा चाप कहलाता है, चाप कहलाता है। अब आप इस बात को कैसे समझेंगे, जैसे चूड़ी है और चूड़ी टूटने के बाद में जितने भी उसके खंड हो जाते हैं वो सारे के सारे चाप हैं। जैसे आप कभी कभी बोलते हो मैंने चाप लगाया 5 सेंटीमीटर भरने के बाद में, ये चाप क्या है, वृत्त का टुकड़ा ही तो है। फिर आप इसे पूरा करो धीरे 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 धीरे, तो क्या बन जाएगा, वृत्त। तो आप जो चाप बोलते हो उसकी परिभाषा ये है, वृत्त का टुकड़ा। आप वृत्त ना खींच करके थोड़ा सा टुकड़ा खींचते हो बस इतना, तो उसे क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। वृत्त का टुकड़ा आपका चाप कहलाता है। मान के चलो आपके पास कोई वृत्त है और आपने ये भाग काटने के बाद में इधर ले लिया, तो ये आपका चाप हो गया। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये क्या चीज होती है, ठीक है। फिर आपको देखने हैं 2 फॉर्मूले, उसके बाद में हम अपने 12th पर आते हैं, 12 नंबर चैप्टर पर। इस फोटो को दोबारा से बनाएंगे अब। तो देखते हैं, हमें शुरू से पढ़ाया जाता है ये वृत्त, और वृत्त के 2 फॉर्मूले हमें सिखाए जाते हैं। पहला, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि जिसे बोला जाता है 2 पाई r। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल जिसे बोला जाता है पाई r स्क्वायर। इन चीजों को अगर अच्छे से देखा जाए तो इन्हीं से सारे काम हो जाएंगे हमारे 12 नंबर चैप्टर के। मान लेते हैं हमारा ये केंद्र है, तो हमारे जो काम आने वाले हैं वो है एक त्रिज्यखंड,
और एक है हमारा व्रतखंड। व्रतखंड, ये दो चीजें हमें समझनी है और इनके ही क्षेत्रफल पूछे जाते हैं हमें 10वीं के 12 नंबर चैप्टर में। तो त्रिज्यखंड के बारे में समझते हैं और त्रिज्यखंड का फोटो हम बना लेते हैं। तो ये हमारी क्या होगी, त्रिज्या। मान लेते हैं ये हमारा केंद्र है, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। तो इसमें एक त्रिज्या होगी ओ ए और एक त्रिज्या होगी ओ बी, और ये हमारा यहां से लेकर यहां तक का क्या होगा, चाप। मैंने अभी बोला वृत्त का टुकड़ा क्या कहलाता है, चाप कहलाता है। तो ए से लेकर के बी तक ये क्या है, चाप, जिसे हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो ए से बी तक का चाप यूज हो रहा है, इधर भी त्रिज्या हो रही है और इधर भी त्रिज्या यूज हो रही है, और इसे हम क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड। इस फोटो को आप अपने दिमाग में रखेंगे कि त्रिज्यखंड होता क्या है। अगर इसके दो पार्ट किए जाएं तो आप क्या देखेंगे, ऊपर वाला पार्ट कुछ इस प्रकार से आ जाएगा और नीचे वाला पार्ट अगर अलग कर दिया जाए तो वो वाला पार्ट कुछ इस प्रकार से अलग हो जाएगा। जैसे ओ ए बी, यहाँ पर भी ए ही रहेगा, यहाँ पर ओ और यहाँ पर भी। तो जब भी आप बनाओगे त्रिज्यखंड दो बनते हैं। जब भी आप त्रिज्यखंड की बात करोगे तो त्रिज्यखंड वृत्त में हमेशा दो ही बनते हैं। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। दो त्रिज्याएं तथा चाप से घिरा क्षेत्र आपका त्रिज्यखंड कहलाता है। त्रिज्यखंड कहलाता है। हम उसी बात को अच्छे से लिख देते हैं जो है हमारे सामने। क्या है, इसको त्रिज्यखंड बोलते हैं, इसे भी त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो देखिए दो त्रिज्याएं हमारे पास में तथा चाप मैंने बोला वृत्त का टुकड़ा, वृत्त ये होता है वृत्त का टुकड़ा। दो त्रिज्याएं तथा चाप से घिरा क्षेत्र त्रिज्यखंड कहलाता है। आप जब भी कोशिश करेंगे तो यही काम होगा, ठीक है नहीं। अब हम देखते हैं त्रिज्यखंड दो प्रकार के मिलते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार मिलते हों, लेकिन आपको दो प्रकार के हमेशा मिलेंगे, मतलब दो त्रिज्यखंड आपको एक साथ में मिलेंगे। दो प्रकार के नाम आते हैं, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। इनकी परिभाषाएं कुछ ज्यादा नहीं है, वही के वही हैं। जो त्रिज्यखंड आधे से कम हो उसे लघु त्रिज्यखंड बोलते हैं, मतलब आधे वृत्त से कम होना चाहिए। जैसे ये वाला टुकड़ा आपको दिख रहा है कि आधे से कम है, आधे वृत्त से कम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड, अगर वह त्रिज्यखंड वृत्त के आधे भाग से ज्यादा है तो उसे बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। तो इस चीज को हम समझते हैं, यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, अर्धवृत्त से छोटा भाग, ठीक है नहीं, अर्धवृत्त से छोटा होना चाहिए। और यहां पे लिखेंगे अर्धवृत्त से बड़ा भाग। इसका मतलब ये अर्धवृत्त कुछ ना कुछ टेंशन तो देता होगा। अगर इतनी ही बात है तो अर्धवृत्त से छोटा भाग, अर्धवृत्त से बड़ा भाग, मतलब ये अर्धवृत्त से छोटे बड़े, लेकिन अर्धवृत्त होगा तो क्या बोलेंगे, तो उस चीज के बारे में अभी बात करेंगे जब ये दोनों टॉपिक क्लियर हो जाए। चलो देखते हैं। फिर आता है वृत्तखंड। तो वृत्तखंड के बारे में भी समझते हैं। ये हमारा वृत्त, जब हम इसमें कोई जीवा खींच देते हैं, मान के चलो किसी बच्चे ने जीवा खींची ये वाली, और इसका सेंटर ओ ही का रख लेते हैं, ये ए और ये बी, तो इसमें जीवा है, ये जीवा, और जीवा भी वृत्त को दो भागों में बांटती है। जब दो भागों में बांटती है तो जो छोटा वाला भाग और बड़े वाले भाग, ये दोनों दो भागों में बांटती है, तो वो दोनों के दोनों वृत्तखंड कहलाते हैं। मतलब अगर हम परिभाषा बनाना चाहें वृत्तखंड की तो क्या बनाएंगे, देखिए, जीवा तथा चाप से घिरा क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। वृत्तखंड
कहलाता है। तो इस चीज को हम जब देख रहे हैं, जीवा तथा चाप से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है? वृत्तखंड कहलाता है। अब हम इसको समझें, ये तो हमारी जीवा हो गई और चाप दो हो रहे हैं। एक तो नीचे वाला चाप हो रहा है ये इतना, ए से लेकर बी तक, और एक चाप ये हो रहा है, क्योंकि वृत्त का टुकड़ा ही तो इसको अगर हम अलग अलग बनाएं, एक फोटो तो ये बनेगा, अगर दूसरे वाले को भी बनाना चाहते हो तो दूसरा फोटो कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो देखो उधर जीवा और चाप, ये भी जीवा और ये भी चाप। तो जीवा तथा चाप से घिरा क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। मतलब इसके बारे में अगर हम अच्छे से देखें तो दो प्रकार के वृत्तखंड बनते हैं एक साथ में, जैसे त्रिज्यखंड दो बनते थे वैसे ही इसमें भी यही टॉपिक चलता है, लघु वृत्तखंड, और दूसरा आता है दीर्घ वृत्तखंड। वृत्तखंड लघु वृत्तखंड का मैंने अभी मतलब समझाया। अर्धवृत्त से छोटा तो वो आपका क्या कहलाएगा? लघु वृत्तखंड, लेकिन वो वृत्तखंड होना चाहिए। त्रिज्यखंड में त्रिज्यखंड होना चाहिए। तो इस बात का हमें ध्यान देना है। यहां पर देखते हैं अर्धवृत्त से छोटा भाग, मतलब अर्धवृत्त से छोटा होना चाहिए। अगर अर्धवृत्त से छोटा है और वह वृत्तखंड है तो लघु वृत्तखंड कहलाता है। अर्धवृत्त से ज्यादा, अर्धवृत्त से बड़ा भाग, अगर कोई भाग है वृत्तखंड है और वो आधे से ज्यादा है तो उसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कोण के अनुसार। तो यहां पर देखिए, अगर त्रिज्यखंड का कोण 180 डिग्री हो जाता है, मान के चलिए इस त्रिज्या को उठा करके यहां से उठा करके और ऐसे ऐसे करके अगर यहां पे कर दिया जाए तो आधा वृत्त हो जाएगा, और आधा वृत्त हो जाएगा तो उसे अर्धवृत्त बोलते हैं, फिर त्रिज्यखंड नहीं बोलते। जैसे ही ऐसे इसको हटा देंगे तो अर्धवृत्त। अब ये त्रिज्या यहां से उठने के बाद यहां हो गई, तो ये कितने डिग्री का हो गया? 180 का। और 180 डिग्री पर क्या हो जाता है? व्यास बन जाता है। व्यास हो गया तो आधा आधा बांटेगा। तो इसका मतलब हमारा जो त्रिज्यखंड है वह अर्धवृत्त भी बन जाता है, लेकिन तब अर्धवृत्त बनेगा तब वो दोनों के दोनों बराबर भाग होंगे। जब छोटा बड़ा नहीं होगा तो लघु दीर्घ की बातें भी नहीं चलेंगी। तो इसका मतलब अर्धवृत्त, यहां पे नोट डाल के आप लिख लेंगे, अर्धवृत्त त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड दोनों कहलाता है। मतलब एक अकेला ऐसा अर्धवृत्त है जो त्रिज्यखंड भी होता है और वृत्तखंड भी होता है। क्यों होता है? देखिए, क्योंकि जीवा अगर सबसे बड़ी जीवा कौन होती है? व्यास होती है। जैसे ही अगर मैंने इसे हटा दिया और यहां पर हमने ये खींच दिया तो ये भी तो दो त्रिज्याएं हो रही हैं, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, क्योंकि हमने बस इसको खींच करके ऐसे कर दिया तो ये व्यास का काम करने लगा, और व्यास जीवा होती है। तो अगर जीवा किसी वृत्त को काटती है तो उनको वृत्तखंड बोलते हैं। तो ये दोनों वृत्तखंड भी हो जाएंगे। और त्रिज्यखंड की परिभाषा भी लग रही है, दो त्रिज्याएं, तो एक त्रिज्या ये रही, एक त्रिज्या ये, दो त्रिज्याएं तथा एक चाप द्वारा जो बनता है घिरा क्षेत्र वो क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड। तो ये दोनों परिभाषाओं को मानता है अर्धवृत्त। इसीलिए अर्धवृत्त से छोटा लघु त्रिज्यखंड, अर्धवृत्त से बड़ा दीर्घ त्रिज्यखंड। लेकिन त्रिज्यखंड होना चाहिए, कंडीशन लगनी चाहिए, दो त्रिज्या तथा चाप का क्षेत्र होना चाहिए। इधर जीवा तथा चाप से घिरा क्षेत्र होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन को मानता है ये, क्योंकि जीवा अगर यहां से जाती है तो उसको व्यास बोलते हैं। व्यास हमेशा आधा आधा बांटता है। तो अर्धवृत्त जो है आपका, अर्धवृत्त दोनों का काम करता है। ठीक है कि नहीं? त्रिज्यखंड में भी आता है और वृत्तखंड में भी आता है। तो जब भी आपका फॉर्मूला बनेगा तो ये दोनों में ही काम करेगा। ठीक है नहीं? बाकी आप आगे देखेंगे, आगे भी इसको बनाएंगे, तब तक आप यहां तक रिवाइज करेंगे। आगे के लिए जो 12 नंबर चैप्टर में वो यहाँ से आगे स्टार्ट होगा। जब तक आपको ये टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए अच्छे से, एक एक पार्ट आना चाहिए। चलो आगे के लिए